प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोगों ने बायोलॉजी का जो आपका चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यह चैप्टर 100% हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। यानी कि इसके सारे के सारे जो कंसेप्ट है टॉपिक वाइज हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है और आज इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने क्लास किया होगा इससे पहले वाला तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि भाई साहब मतलब अगर क्लास हम कर लेते हैं तो फिर क्वेश्चन बनाने में कुछ भी नहीं लगता, आराम से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो हम आराम से बना सकते हैं और इसका आंसर बहुत ईजी होगा। क्योंकि आप लोगों ने कंसेप्ट का क्लास देखा होगा। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन शुरू से अंत तक आपको समझना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं जाएगा। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा ताकि चीज़ें आपको एक बार में ही समझ में आता चला जाए। और ये सारा का सारा सुविधा आपको हमारे एलजीआर स्टडी ऐप पर मिल जाएगा, जिस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में है कि पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। अगर आप पर्यावरण का दोस्त बनना चाहते हैं, मित्र बनना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि पर्यावरण को फ़ायदा मिले और ज़्यादा उसको नुकसान ना हो। तो आप पर्यावरण का दोस्त बनने के लिए क्या कर सकते हैं। देखिए, पर्यावरण मित्र बनने के लिए हम यह ध्यान देंगे कि हम अपने संसाधनों का उचित उपयोग करें। यानी कि जहाँ पे ज़रूरी हो वहीं पर हम अपने संसाधन का यूज करें और पर्यावरण के संरक्षण में अपना पूर्ण योगदान दें। इसके साथ साथ ही हम 3 प्रकार के आर को अपने स्वभाव में सम्मिलित करेंगे, तब जाके हम पर्यावरण मित्र जो है बन सकते हैं। 3 प्रकार के आर में आप पहला जानते हैं कि रिड्यूस है, अर्थात संसाधनों को कम से कम हम खर्च करेंगे। दूसरा है रिसाइकल, यानी कि आपको वस्तुओं को पुनः चक्रण करना है। तीसरा है रीयूज, यानी कि वस्तुओं का पुनः उपयोग करना है। बार बार आपको एक चीज़ को अलग अलग रूपों में यूज करना है, कचरा नहीं फेंकना है। ये सब काम करिएगा तो आप पर्यावरण का मित्र बन सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा लेकिन है बहुत ही आसान। क्वेश्चन है कि संसाधनों के दोहन के लिए, ठीक है, कम अवधि के उद्देश्य के परियोजना के क्या लाभ हो सकते हैं। यानी कि संसाधन के दोहन को कम करने के लिए हम लोग जो है दोहन के लिए जो है कम अवधि की योजना जो है वो क्या लाभ पहुंचा सकता है। यह लाभ लंबी अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई परियोजनाओं के लाभ से किस प्रकार अलग होगा, यानी कि किस प्रकार भिन्न होगा, यह भी आपसे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, कम अवधि का जो परियोजना है, जिस परियोजना के बारे में सोचा जाता है कि इसको कम टाइम तक ही चलाना है, तो अगर उससे खराबी होने वाला होगा तो कम टाइम तक ही खराबी होगा। उसके बाद हमें खराबी का पता चल जाएगा तो फिर उसमें बदलाव करेंगे, चेंजिंग करेंगे। देखिए क्या लाभ है कम अवधि के उद्देश्य की परियोजनाओं से। निम्नलिखित जो है लाभ हो सकते हैं। पहला, कम अवधि तक संसाधनों के उपयोग से संसाधनों पर दबाव कम पड़ता है एवं पर्यावरण की क्षति कम होती है। अगर कम टाइम तक चलाइएगा तो संसाधन का जो है उपयोग कम होगा और पर्यावरण का क्षति भी कम होगा। दूसरा क्या है कि कम समय तक संसाधनों के दोहन से प्रकृति को खोए हुए संसाधनों के जो है पुनः पूर्ति के लिए जो है समय मिल जाता है, ये भी ठीक। तीसरा कि इस प्रकार की परियोजनाओं के प्रभावों से आपको पता होना चाहिए, प्रभावों के आकलन करने में जो है सुधारात्मक उपाय करने में सुविधा होती है। अगर कम टाइम के लिए है तो फिर हम उसको रोक करके और उसके सुधारात्मक उपाय कर सकते हैं और किसी संभावित हानि को रोका जा सकता है। और जो लॉन्ग टाइम के लिए है तो उसको तो हम रोक नहीं सकते हैं बीच में। तो ये कम टाइम के परियोजनाओं का लाभ जो है होता है। अगर लंबी परियोजना के बारे में बात करें तो लंबी अवधि की परियोजनाओं दीर्घकालीन उद्देश्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। लंबे दिनों तक
जो लाभ है उसको कमाने के बातों को ध्यान में रखकर इसका किया जाता है। इनकी लागत अधिक होती है और ये बड़े लाभ के उद्देश्य से बनाई जाती हैं। यदि कोई गलती होती है तो इनमें जो है हानि भी आपको बहुत ही अधिक हो सकती है लंबी या बड़ी परियोजना में। इन परियोजनाओं में बहुत बड़े क्षेत्र में पर्यावरण पर जो है प्रभाव पड़ते हैं और यदि ये परियोजनाएं सफल होती हैं तो भाई साहब विकास के क्षेत्र में बड़े लाभ भी आपको देखने को मिलते हैं। ये सब आप याद रखें। अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि क्या आपके विचार में संसाधनों का जो है समान वितरण होना चाहिए? मतलब जितने भी संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन हो या फिर जो भी संसाधन है, उसका सभी जनता में समान रूप से उसको बांट देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि जमीन ही है या कुछ भी है, जमीन आप देखें तो किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, तो ये जो भू संसाधन है या किसी भी प्रकार का संसाधन है उसको समान रूप से वितरण कर देना चाहिए। यानी कि सभी जनता को बराबर हिस्सा में ज़मीन दे देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, यही पूछ रहा है। क्या आपके विचार से संसाधनों का समान वितरण जो है होना चाहिए, ये हो ना होना चाहिए? तो आप समान वितरण के पक्ष में है कि नहीं, ये पूछ रहा है। और दूसरा, संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध जो है कौन कौन सी ताकतें कार्य कर रही है, ये आपको कर सकती हैं, ये आपको क्या करना है, ये भी बताना है। अगर हम संसाधन को समान रूप में बांटने की कोशिश करते हैं तो कौन वो व्यक्ति है जो नहीं बांटने दे रहा है, इसका भी आपको चर्चा करना है। तो देखिए, हमारे हिसाब से संपोषित विकास के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। सभी का अगर विकास चाहते हैं, संपोषित विकास चाहते हैं, तो सभी लोगों में बांट देना बराबर ये आवश्यक है। अतः संसाधनों का समाज के बीच समान वितरण होना चाहिए, यानी कि समाज के सभी लोगों के पास समान संसाधन होने चाहिए। अब संसाधनों के समान वितरण के विरुद्ध निम्नलिखित ताकतें कार्य कर रही हैं। कौन कौन चाहता है कि संसाधन का बंटवारा ना हो और क्यों चाहता है? मानव का लालच वह ताकत है जो चाहता है कि संसाधन का समान वितरण ना हो, क्योंकि जो बड़े लोग हैं जिसके पास संसाधन ज़्यादा है, अब जब समान वितरण होगा तो उसका संसाधन कम हो जाएगा। दूसरा है कि भ्रष्टाचार और अमीर शक्तिशाली लोगों का भी प्रभाव है। जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अमीर शक्तिशाली लोग हैं, जिसके पास बहुत ज़्यादा संसाधन है, वो तो सोचते हैं कि अगर बंटवारा होगा तो भाई साहब मेरा तो संसाधन बहुत कम हो जाएगा, मुझसे लेकर के जनता में बांट दिया जाएगा। इस कारण से ये लोग नहीं होने दे रहे हैं। तीसरा है कि पर्यावरण तथा इसके संसाधनों की अनदेखी। पर्यावरण और इसके संसाधनों का अनदेखी जो है करते हैं लोग। इस कारणों से भी संसाधन का समान वितरण जो है प्रभावित है, नहीं हो पाता है। अगला हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन है कि हमें वन्य एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए? वन को बचा के रखना चाहिए, वन में रहने वाले जीवों को बचा के रखना चाहिए, ऐसा क्यों? तो भाई साहब ये क्वेश्चन जो है दो चीज़ है, एक तो वन को क्यों बचाना चाहिए, दूसरा वन्य जीव को क्यों बचाना चाहिए। तो उत्तर में दोनों के लिए अलग अलग बातें लिखिएगा। हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए क्योंकि वन से हमें क्या क्या मिलता है। पहला, वन मृदा तथा वातावरण की रक्षा करते हैं तथा गैसीय संतुलन को स्थापित करते हैं। और दूसरा, वन वर्षा में सहायक हैं तथा जलवायु का अनुरक्षण करते हैं। दूसरा ये फ़ायदा है, इसीलिए हमको वन को बचाना चाहिए। तीसरा, वन महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन है। ये वन्य जो प्राणियों को शरण भी प्रदान करते हैं। इस सभी कारणों से हमें इनको बचा के रखना चाहिए। अब हमें जो है ना वन्य जीवों यानी कि वन में रहने वाले जीवों की रक्षा जो है क्यों करनी चाहिए, यह लिखेंगे। क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों, वन्य जीवों का संरक्षण
जैविक विविधता एवं महत्वपूर्ण जीवों के संरक्षण के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए हमको वन के जीवों को बचाना चाहिए। दूसरा है कि वन्य जीव आहार श्रृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। अगर उसमें से कोई एक भी अगर ख़त्म हो जाए तो भाई साहब सारे के सारे जो है ना समस्या में चले जाएंगे। इसके रहने से पर्यावरण जो है संतुलन कायम रहता है। इन सभी कारणों से हमें वन्य के जीवों को भी बचाना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों, वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो देखिए ये सब तो आप डायरेक्ट पढ़े हैं, और कुछ जो चैप्टर टॉपिक उधर छूट गया होगा उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे। तो वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय आपको बताना है कि क्या करके आप वन को बचा सकते हैं, वन को संरक्षण दे सकते हैं। तो लिखिएगा कि वनों के संरक्षण के लिए कुछ उपाय जो है इस प्रकार हैं। पहला, वनों की कटाई पर रोक लगा दीजिए आप, तो वन का संरक्षण हो पाएगा। दूसरा है कि वनों में जो है क्षतिपूरक वृक्षारोपण। समझिए कि ये क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्या है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्या है? अब मान लीजिए कि कोई पेड़ आपको बहुत ज़रूरी हो गया कि इसे काटना है, और काटना ही पड़ेगा, लकड़ी का ज़रूरी है, या फिर वहाँ पर आप घर बना रहे हैं, या फिर आप का जो पेड़ है वो बूढ़ा हो चुका था इसलिए काट लिए हैं। तो अगर एक पेड़ काटते हैं, एक पेड़ क्या करते हैं आप काटते हैं, तो उसके बदले दूसरे जगह पर 2 पेड़ लगा दीजिए। तो ये जो 2 पेड़ आपने लगाया यही है क्षतिपूरक वृक्षारोपण। यहाँ पे क्षति हो रहा है ना, इसको पूरा कर रहे हैं इस 2 पेड़ लगा करके। ऐसा नियम ही है कि अगर एक पेड़ काटिए तो 2 पेड़ लगाइए। तीसरा है वन रोपण, आप वन लगा करके भी वन को बचा सकते हैं। चौथा है कि अतिचारण पर रोक, जो अतिचारण होता है, मवेशी को चराया जाता है, उस पर रोक लगाना चाहिए। पांचवा कि कृषि के विस्तार के लिए वृक्षों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, वन को काटकर वहाँ पर खेती के लायक ज़मीन बना ले रहे हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। कई लोग तो वन को काटकर वहाँ पर घर बना रहे हैं। तो ये सब कामों को रोकना चाहिए, तब जाके हम वन जो है उसको संरक्षण कर सकते हैं। छठा क्या है, ईंधन के लिए लकड़ियों की कटाई पर रोक लगा देना चाहिए, तब जाके हम वन को बचा सकते हैं, वन का संरक्षण जो है हाँ वो कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए। 6 नंबर क्वेश्चन है कि अपने निवास क्षेत्र के आसपास जल संग्रहण की परंपरागत पद्धति का पता लगाइए। भाई साहब, आपका जहाँ पर घर है उसके आसपास में जल को बचाने के लिए किस प्रकार की जो है पद्धति चल रही है। तो मुख्य रूप से बिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार में जो है हमारे यहाँ इधर आसपास जो है हमारे निवास क्षेत्र के आसपास जल संग्रहण की पारंपरिक पद्धतियों में से एक है आहर। क्योंकि हमने आपको बताया था कि बिहार में जल संग्रहण के पारंपरिक विधि का अगर बात किया जाए तो आहर है, और एक और था, कौन था आप लोग जो है उसका नाम बताएंगे, आहर या पाइन कहते हैं शायद उसे। तो ये आहर पद्धति से बिहार के आसपास के क्षेत्रों में बिहार में जो है मतलब जल को बचाया जाता है, उसका संग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि इस पद्धति की है ना, इस पद्धति की ठीक है पेयजल व्यवस्था पर्वतीय क्षेत्र में या फिर मैदानी क्षेत्र में अथवा पठारी क्षेत्र से तुलना करिए। आपके यहाँ जो आहर व्यवस्था है जल को बचाने का, उसका तुलना आपको पर्वतीय क्षेत्र से, मैदानी क्षेत्र से और पठारी क्षेत्र से करना है। तो लिखिएगा कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है कुल्लह, तालाब आदि का उपयोग जल संग्रहण के लिए जो है किया जाता है। दूसरा मैदानी, तो मैदानी इलाकों में जल संचयन संरचना जो है गोलाकार या अर्ध आधा चांद के जैसा जो है मिट्टी के गड्ढे अथवा निचले स्थान या फिर वर्षा ऋतु में पूरी तरह भर जाने वाली जो नालियां हैं उसमें, या फिर प्राकृतिक जल मार्ग पर जो है बनाए गए चेक डैम जो कंक्रीट अथवा छोटे कंकर पत्थरों द्वारा बने होते हैं,
इसका उपयोग जो है मैदानी इलाकों में जो है या पठारी इलाकों में, पर्वत या पठार में, तो उधर आपको तालाब या ये बताए। तो इस तरह से आप अपने क्षेत्र के जल संग्रहण विधि का तुलना करेंगे दूसरे क्षेत्र के जल संग्रहण विधि से। 8 नंबर क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्र में, जो यहाँ पर आपको बोला गया है, अपने क्षेत्र में जल के स्रोतों का पता लगाइए। क्या इस स्रोतों से प्राप्त जल उस क्षेत्र के सभी निवासियों को उपलब्ध हैं? आपको बोला गया कि आपके आसपास लोग पीने का जल कहाँ से लेते हैं, और जहाँ से भी ले रहे हैं क्या उस स्रोत से आपके आसपास के सभी लोगों का पूर्ति हो जा रहा है? तो हम तो इधर बिहारी भाई, बिहार में आप जानते हैं, बिहार के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर तो जनरली सब हैंडपंप का यूज करते हैं। क्या लिखा हमने? हमारे क्षेत्र में पानी का स्रोत भूजल है, जो चापाकल से हम लोग निकालते हैं भूजल को। इस स्रोत से पानी उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध है, और बिहार में तो लगभग सभी को पानी उपलब्ध है। राजस्थान तो है नहीं कि यहाँ पर लोगों को पानी की कमी होगी, तो ये आप लिखेंगे। दूसरा कि अपने घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए आप उसमें कौन कौन से परिवर्तन सुझा सकते हैं। आप खुद पर्यावरण मित्र बनने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पीछे डिस्कशन किया। आप अपने घर को आपको पर्यावरण मित्र बनाना है तो आप उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं। तो लिखिएगा कि घर को पर्यावरण मित्र बनाने के लिए उसमें होने वाले परिवर्तन के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, आप क्या कर सकते हैं, जब उपयोग में न हो तो हमें बिजली के उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। अब बिजली के उपकरण बंद कर देंगे तो हमारा घर आदर्श घर माना जाएगा जो बिजली को बचाएगा। दूसरा, खाने पीने के चीज़ों को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तीसरा, आपको उपयोग में न होने पर जो है नल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक। चौथा कि प्लास्टिक हो, कागज हो, कांच यानी कि शीशा हो, इसका पुनः उपयोग, कम से कम उपयोग या पुनः चक्रण करना चाहिए। वही 3R वाला कंसेप्ट है। और हमें कचरे को सुरक्षित तरीके से निपटान करना चाहिए। सुरक्षित तरीका का मतलब है कि अच्छा से हम कचरा को हैंडल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके सामने आ चुका क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या आप अपने विद्यालय में कुछ परिवर्तन सुझा सकते हैं जिनसे इसे पर्यावरण जो है पर्यानुकूलित बनाया जा सके, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। ऐसा कोई आप अपने विद्यालय में काम कर सकते हैं क्या? एकदम कर सकते हैं। लिखेंगे कि हमारे स्कूल को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए किए जाने वाले परिवर्तन के सुझाव निम्नलिखित हैं। पहला, आवश्यकता न होने पर लाइट और पंखे बंद जो है करके बिजली की बचत की जा सकती है। आप लाइट और पंखा को बंद करके बिजली को बचा सकते हैं। दूसरा है कि उपयोग में न होने पर नल बंद कर दें। आप नल को बंद कर दीजिए। शोर कम करके हम ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में संख्या ज़्यादा होता है बच्चों का, तो शोर करिएगा तो ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होगा, तो ये आप काम कर सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इस अध्याय में हमने देखा कि जब हम वन एवं वन्य जीवों की बात करते हैं तो 4 मुख्य दावेदार सामने आते हैं। 4 दावेदार का चर्चा हम आपके साथ कर चुके हैं। पहला तो है आपका क्षत्रिय लोग, दूसरा है वन्य अधिकारी, तीसरा है आपके जो नेचुरल लवर है, प्राकृतिक के लवर है वो, और एक और हमने बताया था कि व्यवसायी लोग, व्यापारी लोग। 4 दावेदार हैं। अब इनमें से किसे वन उत्पादन प्रबंधन हेतु निर्णय लेने के अधिकार दिए जा सकते हैं? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? 4 था, तो 4 में से किसको आप वन उत्पादन प्रबंधन हेतु जो है उसको निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं? किसको? व्यापारी को, या नेचर जो प्राकृतिक प्रेमी है उसको,
या फिर जो सरकारी विभाग के जो लोग थे वो, या फिर एक कौन था भाई, हाँ, वहाँ के जो निवासी होते हैं वो किनको दे सकते हैं? तो भाई साहब सबसे अच्छा होगा कि आप अधिकार दे दीजिए सरकार के विभाग को। तो सरकार के वन विभाग के पास वनों के प्रबंधन का जो है निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि सरकारी अधिकारी निर्णय लेंगे तो सबके हित में लेंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि वन विभाग वन भूमि का जो है वो देखभाल करता है और जंगल को किसी भी नुकसान से बचाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसीलिए हमें सरकारी अधिकारी को ही इसका अधिकार देना चाहिए, तीनों में से किसी को नहीं देना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि केवल व्यक्ति के रूप में, सॉरी केवल नहीं, अकेले व्यक्ति, आपको अकेला ये निर्णय लेना है। अकेले व्यक्ति के रूप में आप निम्न के प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? किसके प्रबंधन में? तो पहला है वन एवं वन्य जंतु के को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं आप अकेला खुद? जल संसाधन के प्रबंधन के लिए क्या कर सकते हैं? और कोयला और पेट्रोलियम को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यह आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करेंगे प्यारे बच्चों हम लोग वन और वन्य जंतु को बचाने के लिए, उसके प्रबंधन के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला प्यारे बच्चों आप करिएगा, हमें पेड़ों की कटाई का विरोध करना चाहिए, इससे वन का संरक्षण होगा। दूसरा है कि हमें जंगली जानवरों के अवैध शिकार का विरोध करना चाहिए। आपको पता है कि शिकारी लोग जो है ना, मतलब वो किसको, तो जंगली जानवरों को मार देते हैं अभी भी। तीसरा, आप हमें वन भूमि का उपयोग अपने लिए नहीं करना चाहिए। वन भूमि का उपयोग मतलब जहाँ पे वन है, अब उस वन को आप क्या कर देंगे, काट देंगे, वहाँ पर खेती कर लीजिए या वहाँ पर घर बना लीजिए, स्कूल बना लीजिए, हॉस्पिटल बना लीजिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो ये काम करके आप वन और वन्य जीव को बचा सकते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों, अब जल का संरक्षण आप कैसे करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। इसको प्रबंधन कैसे करेंगे? देखिए, ब्रश करते समय या नहाते समय अनावश्यक नल को न चलाएं तो जल का प्रबंधन हो जाएगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, हमें वर्षा जल संचयन का प्रयास करना चाहिए, यानी कि वर्षा जल को बचा के रोक के रखने का प्रयास करना चाहिए। और हमें नदियों और अन्य जल स्रोतों में गंदगी और कचरे के निर्वहन से बचना चाहिए, गंदगी और कचरा से हमें बचना चाहिए, ठीक है। तीसरा, हमें काम करना था कि भाई कोयला और पेट्रोलियम को बचाने के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पेट्रोलियम के अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए हमें बस से यात्रा करनी चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों से आप यात्रा मत करिए, अपना जो आपका पर्सनल गाड़ी है, कार है, जो भी है, बाइक है, उससे कम से कम यात्रा करिए। आप बस से ज़्यादा यात्रा करिएगा तो संसाधन बचेंगे। दूसरा है कि हमें कोयले का उपयोग ईंधन के रूप में बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ठीक, कोयले से हम भोजन जो बनाते हैं ये बंद कर देना चाहिए। तीसरा है कि हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे कि हाइड्रो ऊर्जा है और जो है सौर ऊर्जा है, इसका उपयोग करना चाहिए ताकि जो कोयला पेट्रोलियम है वो बच सके। ये काम सब आप कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है। ये चैप्टर में प्रैक्टिकल चीज़ें आपको देखने को क्या हो रही है प्यारे बच्चों, मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इस चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। बिल्कुल ठीक। चलिए, हाँ, अब अगला क्वेश्चन है कि हाँ, ये तो आपने देख लिया। 13 नंबर है कि अकेले व्यक्ति के रूप में आप विभिन्न प्राकृतिक उत्पादों की खपत कम करने के लिए क्या कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के जो उत्पाद है उसको कम खपत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति के रूप में आपको यह निर्णय लेना है। देखिए, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि आपका पानी है, जंगल है, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी जानते हैं। और निम्नलिखित तरीके से हम इसकी खपत को कम कर सकते हैं। कैसे? पहला, हमें पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए।
दूसरा, हमें पानी की बर्बादी जो है नहीं करनी चाहिए। तीसरा, हमें वर्षा जल संचयन का प्रयास करना चाहिए। और प्रयास क्या करो भाई, करो, एकदम करो। चौथा, हमें पेट्रोलियम के अत्यधिक उपयोग से बचने के लिए बस की यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि भाई साहब अपना पर्सनल गाड़ी से करिएगा तब तो सब आदमी पर्सनल गाड़ी से करने लगे तो एक ही दिन में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा भाई, तो ये नहीं होना चाहिए। बस से यात्रा करिए। तथा हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों जैसे कि हाइड्रो ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, इस सब का जो है उपयोग करना चाहिए। एंड अगर आगे के बारे में बात करें तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न से संबंधित ऐसे 5 कार्य लिखिए जो अपने पिछले एक सप्ताह में किए हैं। पिछले एक सप्ताह में आपने क्या क्या किया है, निम्न से संबंधित काम वो बताना है। पहला आपको बताना है कि आपने प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण के लिए इस 5 दिनों में क्या किया है। और दूसरा बताना कि अपने प्राकृतिक संसाधन पर दबाव को बढ़ाया है, इसके लिए यानी कि दबाव को बढ़ाने के लिए आपने क्या किया है ये बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग कि हमारे प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए हम लोगों ने इस पिछले 5 दिन में क्या किया उसका। तो आप लिखिएगा कि लंबी दूरी के लिए CNG बस से यात्रा की और कम दूरी के लिए पैदल चला। अगर ये काम आप कीजिएगा तो पर्यावरण का होगा प्यारे बच्चों संरक्षण। ठीक। दूसरा जो है पुनर्नवीकरण कागज़ का उपयोग किया, यानी कि ऐसे कागज़ का हमने उपयोग किया जिसको फिर से गला के फिर से उसको बनाया जा सकता है। तीसरा आप लिख देंगे कि कचरे को सही जगह पे मैंने फेंका। चौथा, पेड़ लगाया तो आपने तो बहुत महान काम किया। और वर्षा जल का संचयन किया। ये 4-5 काम आप लिख दीजिएगा कि हमने ऐसा ऐसा किया पर्यावरण के संरक्षण के लिए। अगला प्यारे बच्चों हम बात करेंगे हमने जो है हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाने के लिए आपने क्या क्या किया, यानी कि पर्यावरण के अंदर प्राकृतिक संसाधन को मतलब खराबी पहुंचाने के लिए आपने क्या किया। तो पहला लिखिएगा कि छोटे से छोटे दूरी के लिए भी गाड़ी का प्रयोग कर दिया आपने, इससे क्या होगा, पर्यावरण पर दबाव बढ़ेगा। दूसरा, गाड़ी धोने के लिए आपने जल की खूब बर्बादी करी। तीसरा, बिजली बचाने पर ध्यान नहीं दिया आपने। चौथा जो है सामान के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन का बैग का उपयोग किया, कपड़े का बैग नहीं आपने यूज किया। चौथा कि एस्केलेटर का उपयोग किया। एस्केलेटर जानते हैं ना भाई, वो जो ऑटोमेटिक वाली जो सीढ़ी होती है जो खुद ब खुद चलती है, उसका आपने प्रयोग किया। तो ये सब तो आप पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए कर दिया ये सारे के सारे काम। अगला है कि इस अध्याय में उठाई गई समस्याओं के आधार पर अपनी जीवन शैली में क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे। आपने देखा इस चैप्टर में कि पूरा पर्यावरण को बर्बाद किया जा रहा है, प्राकृतिक संसाधन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्या करेंगे। और दूसरा बात बोला जा रहा है कि इससे हमारे संसाधन के संपोषण को प्रोत्साहन जो है मिल सके, इसके लिए हम क्या करेंगे। तो प्यारे बच्चों लिखिएगा कि हमारे संसाधन के उपयोग की दिशा में, ठीक है, हमें जीवन शैली में निम्नलिखित परिवर्तन को शामिल करना चाहिए। निम्नलिखित परिवर्तन को शामिल करना चाहिए। अब कौन कौन सा परिवर्तन आप करेंगे। पहला, पेड़ों को काटना कम करें या बंद करें और वृक्षारोपण करें। तो पर्यावरण को आप बचा सकते हैं, पेड़ को काटना कम कर दीजिए या फिर बंद ही कर दीजिए और पेड़ लगाइए। तो आप कर सकते हैं, आप पर्यावरण का सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा करिएगा कि सामान ढोने के लिए प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग का उपयोग बंद कर दीजिए, आप कपड़े या फिर जूट का बैग यूज करिए। तीसरा है कि जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय कचरे को अलग अलग आप बिन में यानी कि अलग अलग डब्बे में फेंकिए। चौथा है कि वर्षा जल का संचयन का प्रयास करें, वर्षा जल को बचा के रखने की कोशिश करें। और 5वां, सीढ़ियों का प्रयोग करें
सीढ़ी से आप ऊपर चढ़े, लिफ्ट का या फिर एस्केलेटर का उपयोग ना करें, समझा आपने। तो ये ज़्यादा फायदेमंद होंगे आपके लिए। इस तरह से आपका इस चैप्टर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हो गया कंप्लीट। हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने सीखा होगा, समझा होगा। अब हम जो है मिलेंगे आपके अगले क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। और अलजेब्रा स्टडी का अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगले क्लास में, ओके।